दोस्तों नमस्कार। आज का जो सेशन है स्पेशली केवीएस वाले बच्चों के लिए है। और केवीएस मत मानिएगा, आप तो ये मानिएगा कि मान लीजिए डीएसएसबी में या किसी भी एनवीएस नवोदय में भविष्य में आप इंटरव्यू देते हैं या आरपीएससी राजस्थान में कभी भी कोई इंटरव्यू देते हैं, साक्षात्कार आप देते हैं, तो आपको किन बेसिक चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि जो आज का मैं सेशन कर रहा हूँ वो केवीएस वाले बच्चों के लिए है जिनका हाल में एग्जाम हुआ है। और जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर इंटरव्यू कैसा होगा, डेमो टीचिंग क्या होती है, किन बच्चों को इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई जो स्पेशली केवीएस में कार्यरत हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं। तो मैंने डायरेक्टली उन बच्चों से संवाद किया और कुछ केवीएस के ऐसे लोगों से बात की जो बहुत लंबे समय से वहां कार्यरत हैं और एज एक्सपर्ट जाते भी हैं। तो मैंने कई लोगों का एनालिसिस करने के बाद जो है मैं अपनी आज आपको राय दे रहा हूं। आराम से सुनिएगा, एक एक चीज को फॉलो कीजिएगा। मैं 2-3 सेशन करूंगा यूट्यूब पे और इनके माध्यम से आपको काफी फायदा हो जाएगा। पहला प्रश्न, सर कितने नंबर वाले बच्चे को इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, यानी कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, कट ऑफ एक अनुमान होता है, सिर्फ एक अनुमान होता है जो पेपर के लेवल के आधार पे, जिन बच्चों ने पेपर दिया है उन बच्चों का पेपर कैसा रहा है, ठीक है, पेपर में कौन से परसेंट बोनस हो सकते हैं, ठीक है। चूंकि केवीएस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसलिए थोड़ी सी मेरिट राजस्थान वगैरह या अदर स्टेट की जो एग्जाम होती है जहां नेगेटिव मार्किंग होती है उनकी बजाय थोड़ी सी ज्यादा रहती है। लेकिन आप हमेशा मानिएगा जब कट ऑफ का अनुमान आता ना, तो हमेशा ये मान के चलिए आप 70% निकाल लीजिए। 70% प्लस जो बच्चा होता है वो ये मान के चले कि उसके पास 100% इंटरव्यू कॉल आना है और उसको 100% बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि मुझे केवीएस का इंटरव्यू देना है और केवल इंटरव्यू दे के नहीं आना है, मुझे सिलेक्शन लेके आना है। ये देने वाला शब्द अपने दिमाग से निकाल देना कि सर हम तो दे आएंगे, इंटरव्यू कॉल तो आएगा, क्या होगा सर, नहीं होगा, नंबर इतने कम है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके नंबर, आपने शायद सोच लिया कि आपने लिमिटेशन तय कर ली कि मेरे नंबर कम है, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत शानदार जाए और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जिंदगी में जो चीज अभी हुई नहीं है उसके बारे में पहले से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, याद रखना। मैं जो अनुमानित एक बता रहा हूं, जो मेरे पास आंकड़े आए हैं, 70% आप निकाल सकते हैं, या नॉर्मली मैं मानता हूं कि इंटरव्यू कॉल 100% यहां से हो जाएगा। यदि अपन जनरल की बात करें, सभी टीजीटी पीजीटी सभी पीआरटी की अपन बात करें, तो नॉर्मली जो आंकड़ा एक प्रकार से आ रहा है वो आ रहा है 122 से 125, ठीक है ना। यानी इनके बीच वाला बच्चा जो है 122 प्लस जो है वो बच्चा जर्नल में संभवतः इंटरव्यू कॉल हो सकता है। जरूरी नहीं, याद रखना, क्योंकि ये भी मैं कम बता रहा हूं, याद रखना। मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उनमें स्पेशली जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 125 प्लस इंटरव्यू कॉल होगा। यद्यपि मैथ जैसे पीजीटी मैथ है, टीजीटी मैथ है, मैथ में थोड़ा सा कम रह सकते हैं, 117 भी रह सकते हैं, 117 प्लस बच्चा भी मैथ जैसे विषय में जो है वो इंटरव्यू कॉल हो सकता है। लेकिन एक सेफ स्कोर मानो तो आप 125 प्लस माने, सबसे बढ़िया। लेकिन 122 प्लस भी यदि बच्चा है तो उसे इंटरव्यू की प्रिपरेशन निश्चित रूप से मेरे अकॉर्डिंग करनी चाहिए। हो सकता है जैसे बहुत सारे विवादित प्रश्न आ रहे हैं, मान लीजिए 4 से 5 या 6 प्रश्नों में ऐसा हो जाता है तो ये मेरिट 122 से भी डाउन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कि डाउन आती है तो उस बच्चे को नॉर्मली इंटरव्यू देना है, उसको कहीं नहीं जाने की जरूरत ही नहीं, याद रखना। लेकिन जो बच्चा यहां स्कोर में आ रहा है उस बच्चे को निश्चित रूप से हल्का सा अपने आप को मेंटली तैयार कर लेना चाहिए कि सर मुझे केवीएस का इंटरव्यू देना है और मुझे इन इन बिंदुओं पे काम करना है। जिंदगी में किसी के भरोसे मत बैठो, बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं। साक्षात्कार और डेमो टीचिंग केवल एक कॉन्फिडेंस का गेम होता है। मैंने आज तक कभी किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं की, लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को जो गाइड किया उन बच्चे 100% बहुत अच्छे नंबर लेके आए डेमो टीचिंग के नाम पे, क्योंकि आरपीएससी में को असिस्टेंट प्रोफेसर में डेमो टीचिंग होती है, ठीक है। तो लगभग मैं जो चीजें जानता हूं कि आपको कोई पर्टिकुलर जरूरी नहीं है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं, वहां पैसे दे के आए और फिर आप सोचें कि बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छे लोगों के पास जाइए, जिन लोगों ने इंटरव्यू को फेस किया है, जो जानते हैं कि आपके बेसिक स्किल, बेसिक चीजें आपको किन की जरूरत है, और उन पे यदि एक्सरसाइज करोगे ना, 100% इंटरव्यू में आप बहुत अच्छा करेंगे। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, डरिएगा मत। साक्षात्कार केवल आपकी पर्सनैलिटी का है,
आपके कॉन्फिडेंस का है, तुम्हारे अंदर की छुपी हुई सकारात्मकता का है, ठीक है। वो चेक करना चाह रहे हैं कि तुम डरपोक इंसान हो कि नहीं हो, तुम क्या शिक्षक बनने लायक हो कि नहीं हो, तुम इस शिक्षक पैसे के साथ जस्टिस करोगे कि नहीं करोगे। तो मेन जो तुम्हारा नजरिया है ना, वो चेक करने का एक पैमाना है साक्षात्कार। कोग्निटिव स्किल आपकी चेक की जा चुकी है, ज्ञानात्मक पक्ष आपका चेक हो चुका है, याद रखना। उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको विषय के एक्सपर्ट के रूप में वो चेक करें, याद रखना, ठीक है ना। वो एक नॉर्मली डेमो टीचिंग होती है, बट वहां आपके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, यानी अफेक्टिव और कॉनेटिव, इन दोनों पक्षों और तीनों पक्षों को मिला के जो होता है वो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है। तो जो मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, जनरल 122 125 के बीच में, 125 प्लस वाला बच्चा सेफ है। मैथ की मैंने कहा कि 117 प्लस बच्चा भी इंटरव्यू 100% कोल होना चाहिए, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, याद रखना, ठीक है। और मैंने कहा कि केवीएस में बहुत बार ये मैथ की तो पोस्टें खाली चली जाती हैं, तो थोड़ा सा आपको मैथ वाले स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से इसके लिए माइंडली तैयार रहना है, बाकी सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को भी तैयार रहना। दूसरी चीज ये है कि सर ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनमें कितना होता है, ये हमेशा याद रखना कि इनमें एक वेरिएशन का एक आंकड़ा होता है, ठीक है ना। कि मान लीजिए 122 से 125 आ रहा ना, तो ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें नॉर्मली, तो यहां पे ईडब्ल्यूएस 118 या 119 के बीच में रह सकता है, ठीक है ना। 2 या 3 नंबरों का फर्क होता है जनरल ईडब्ल्यूएस में, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं आता, याद रखना। 5 नंबरों का लास्ट फर्क हो जाएगा, यानी आप 117 से मान ले, ठीक है ना, 117 से 119 लास्ट, इनके बीच में जो बच्चा इंटरकोल हो सकता है, यदि ये जनरल ये रहती है, ठीक है। ओबीसी भी लगभग यही रहती है, याद रखना। 118 प्लस बच्चा जो है वो उम्मीद कर सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, उम्मीद कर सकता है वो बच्चा, ठीक है ना, 118 प्लस। और एसटी का बच्चा जो है वो 104 प्लस बच्चा है, वो 100% उम्मीद कर सकता है। और एससी का जो बच्चा है वो 106 प्लस, ठीक है ना। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, ये बहुत सारे बच्चों से की गई बात, केवीएस के पेपर का लेवल, ठीक है। और केवीएस में जो ऑलरेडी कार्यरत हैं बच्चे अलग सब्जेक्ट्स के, उन सब से बातचीत के आधार पे नॉर्मली ओवरऑल यदि अपन बात करें तो मैं कहूंगा कि 125 प्लस जो बच्चा है उसको बहुत अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। बाकी बच्चों को भी इंटरव्यू के लिए तैयार रहना चाहिए, स्पेशली एसटी एससी में यदि आप 110 प्लस है तो बहुत अच्छी सिचुएशन में है, आपको करना चाहिए। बाकी बच्चों का यदि इंटरव्यू कॉल होता है तो आप तनाव नहीं लें, याद रखना, साक्षात्कार देने जाए, क्योंकि साक्षात्कार क्या, इंटरव्यू क्या है, एक निर्भीकता का परिचय है। तुम घबरा के देने जाओगे, बकवास हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आएगा आपके, ठीक है ना। हो सकता है 60 नंबर से तुम्हारे 30 नंबर ही आ जाएं। और तुम यदि बहुत नेचुरल रूप में जाते हो तो तुम्हारा इंटरव्यू हमेशा बहुत बेहतर होता है, याद रखना। मैंने डेमो टीचिंग 3 या 4 बार की है, मुझे इतना विश्वास है कि मुझे पता होता है कि मुझे इनके एक्सपर्ट्स को अपने अकॉर्डिंग ढालना है। मतलब इंटरव्यू तुम्हारी ताकत है, इंटरव्यू में सामने वाला हावी नहीं होना चाहिए, साक्षात्कार में तुम उन पे हावी हो जाओ। आप जो चाहते हो उधर इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं, ये सबसे बड़ी ताकत कैंडिडेट में होती है, और ये तभी होती है जब वो कॉन्फिडेंस के साथ होगा। तुम जिधर चाहे उधर इंटरव्यू को मोड़ सकते हो। तुम अपनी हॉबीज में ऐसी हॉबीज बताकर और उस हॉबीज को इतना गजब का तैयार कर लो कि पूरा इंटरव्यू शायद वहीं इर्द गिर्द हो जाए। तुम डेमो टीचिंग में ऐसा टॉपिक चुन सकते हो जिस टॉपिक का इफेक्टिव इतना गजब का हो कि एक्सपर्ट्स जो है वो फील करें कि यार बंदा क्या पढ़ा रहा है। रियल में टीचिंग इसके लिए होती है, डेमो टीचिंग, क्योंकि वो लास्ट पार्ट होता है। 5 मिनट का पार्ट तुम्हारे इंटरव्यू की दिशा बदल सकता है। तुम जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहला प्रश्न जब आपका होता है, उससे आप अगलों के बारे में, अपने बारे में एक पॉजिटिव नजरिया बना सकते हो कि यार एक कैंडिडेट डिफरेंट आया है। अब तक जितने भी बच्चे आए ना उनसे कुछ डिफरेंट आया, मतलब गेम किसका बता रहा हूं मैं, पॉजिटिव नजरिया। अपने आप को एक जज्बे के रूप में साबित करो इंटरव्यू के रूप में। यूं मत कीजिए कि पता नहीं क्या होगा, बच्चे तो टेंशन ग्रस्त रहते हैं, सर क्या पहन के जाएं। अरे ये भी कोई सवाल होता है क्या प्रश्न, जो सौम्य ड्रेस होती है वो हमेशा इंटरव्यू में पहन के जाएं। सर जूते पहने कि सैंडल पहने, अरे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। मतलब ऐसी चीजें मत पूछिए, बहुत सारी कॉमन चीजें हैं उनको फॉलो करना है। तो कट ऑफ की मैं जो बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एक जनरल आंकड़ा है बताया मैंने, 122 से 125 जनरल में रहता है, तो 118 से 119 ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसके आसपास रहेगा। और यदि एसटी एससी की अपन बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 104 106 प्लस, ठीक है। अब इसमें महिलाओं की जो है वो सीटें अलग अलग होती हैं, तो वो थोड़ा सा डीएसएसबी में होती हैं स्पेशली, वो तो खैर तो थोड़ा सा कोई वेरिएशन हो तो हो सकता है। बाकी नॉर्मली जो है वो स्पेशली इसके अकॉर्डिंग ये रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग ये कट ऑफ रहनी चाहिए। इसके आगे जो बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत सिंसियरली इंटरव्यू के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मली कट ऑफ की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं नॉर्मली
कि सर इंटरव्यू में साक्षात्कार में किन चीजों की, मैं एक बहुत बेसिक सा वीडियो बना रहा हूं, इसमें कंप्लीट चर्चा नहीं करूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मान लीजिए 10 से 15% ऐसे होते हैं जो केवीएस के इंटरव्यू में नॉर्मली पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का एक बेस्ट जवाब क्या हो सकता है। वैसे तो ये जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपना नेचुरल रूप बताना है। साक्षात्कार हमेशा नेचुरली होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। बनावटी देने की कोशिश करोगे पकड़े जाओगे। डेमो टीचिंग का मैं आपको अलग से बताऊंगा कि बेस्ट डेमो टीचिंग क्या हो सकती है। कोई भी टॉपिक लिया और उस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से, क्योंकि टॉपिक में आपका प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है, नॉलेज नहीं देखा जा रहा है। 5 मिनट में कोई नॉलेज नहीं देखा जा रहा है, तुम्हारा खड़ा होने का तरीका, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा आई कांटेक्ट, ठीक है, तुम डिलीवर कैसे कर रहे हो, वो चीजें बताती हैं कि रियल में तुम इस पोस्ट के लायक हो। मैं ये कहता हूं कि उस समय तुम्हारा 30 मिनट इंटरव्यू चला, 20 मिनट इंटरव्यू चला, उस करेक्टर को जी जाओ आप। 100% मैं आपको कह रहा हूं कि तुम फोन करोगे, धीर सर आपकी रणनीति को फॉलो किया था और मैं केवीएस में टीचर बन चुका हूं। ये ईमानदारी से कह रहा हूं, यही पॉजिटिव नजरिया तुम्हें रखना है। यानी अपने आप को एक बेहतरीन इंटरव्यू देने वाले के रूप में इमेजिन करना शुरू कर दो, यदि आपको केवीएस में टीचर बनना है। बेसिक चीजें बता रहा हूं, 2-3 चीजें याद रखना। एक तो होता है साक्षात्कार से पहले, ठीक है ना, कि आपको इंटरव्यू देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मली मैं इस पे 2-3 सेशन करूंगा, 2-3 मॉक इंटरव्यू के आपको बता भी दूंगा। मॉक इंटरव्यू मैं कोशिश करूंगा कि मैं बच्चों के करवाऊं, ठीक है ना, सिकरिया जयपुर जहां भी पॉसिबल हो पाया तो उनकी रिकॉर्डिंग करवा के मैं डाल दूंगा, ताकि आप बच्चों को आपको लगे, क्योंकि वो जो हम करवाएंगे उसमें सब चीजें वही केवीएस वाला पैटर्न रखेंगे। वैसे एक्सपर्ट होगा, एक बाल मनोविज्ञान विशेषज्ञ होगा, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, 2 शिक्षाविद होंगे, जो रियल में एकदम माहौल वाला रियल जो होगा, जो रियल में इंटरव्यू में जाते हैं, उन्हीं लोगों के जरिए मैं करवाने की कोशिश करूंगा। तो इंटरव्यू में बेसिक चीजें आप क्या याद रखें। सबसे पहला सवाल होता है कि सर हमारा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। ड्रेस कोड हमेशा याद रखें, चाहे आप किसी राज्य की, स्टेट की कोई भी शिक्षक या दिन प्रशासनिक सेवा की आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या केवीएस या नवोदय या किसी का भी देने जा रहे हैं, ड्रेस में हमेशा याद रखें सरल, सौम्य और जो आपको बहुत रिलैक्स फील करवा रही हो, वो ड्रेसअप हमेशा पहनना चाहिए, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली होता है कि मैं 2-3 बार इंटरव्यू देने गया तो नेवी ब्लू पैंट थी, ब्लू शर्ट था, ठीक है, स्काई ब्लू शर्ट था, तो वो एक नॉर्मल ड्रेस होता है। ब्लैक पैंट हो सकती है, व्हाइट शर्ट हो सकता है। लड़कियों के लिए सलवार कुर्ता एकदम बहुत सरल सौम्य। साड़ी एक बहुत अच्छा तरीका है कि यदि आप साड़ी में कंफर्ट फील कर रही हैं तो आपको साड़ी बनवानी चाहिए बहुत बढ़िया कपड़े में, बहुत सिंपल कपड़े में। ये नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ वो लगा हुआ है, यहाँ वो लगा हुआ है। कई बच्चे होते हैं शर्ट वगैरह में बीच में कुछ और डला हुआ है, यहाँ अलग लोगो लगा हुआ है। कभी भी कोई लोगो नहीं होना चाहिए शर्ट या सलवार सूट या साड़ी के ऊपर, कोई लोगो, कोई कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल। हमेशा सिलवाना ही चाहिए ड्रेस, याद रखना। और एकदम मैंने कहा कि 2 कॉम्बिनेशन होते हैं लड़कों की ड्रेस के लिए। लड़कियों की ड्रेस के मैं कुछ फोटो आपको शेयर कर दूंगा, जो नॉर्मली बहुत अच्छी ड्रेसें होती हैं, जो लड़कियों को पहननी चाहिए साड़ी में या सलवार सूट में, कौन सा, ये बाकी अपने अकॉर्डिंग तय कर लीजिए। आप बहुत सिंपल सा पहन के जाना है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप इतना भारी भरकम पहन गए और आपको लग रहा है बस परेशान से हो रहे हैं, वहीं हार जाओगे यार। ड्रेस तो बहुत दूर की बात हो गई, आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आपके अंदर से पॉजिटिव फील आ रहा है, यार मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, ये फील आना चाहिए। कई बार जाते हैं ना इंटरव्यू में देखने के लिए, तो ऐसे अलीक सा कोई काली पैंट पहन के, काली शर्ट पहन के आ रहा है, ब्लैक शर्ट पहन के आ रहा है, चटकीले रंगों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए ड्रेसअप में। हमेशा याद रखो सरल ड्रेस पहने। मैं इसके फोटोएं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, DH5AV, धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, DH5AV, जो 1,45,000 है, उसमें मैं फोटो शेयर कर दूंगा। ये बेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए ड्रेसअप के ऊपर, लड़कियों लड़की दोनों के लिए। दूसरी चीज, मेंटली और फिजिकली तैयार रहना है इंटरव्यू से पहले, कि मुझे इंटरव्यू देना है, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू देना है और मैं दे के आऊंगी, मेरा सब अच्छा होगा। जितने लोगों से राय लेंगे उतनी सारी बातें आएंगी, याद रखना। बेसिक जो केवीएस का इंटरव्यू है, सिस्टम क्या है उसका मैं बता दूं आपको। 2 पार्ट में आपका इंटरव्यू होना है। आपका पहला जो बेसिक आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो नॉर्मल इंटरव्यू में होता है, और दूसरा पार्ट होता है डेमो टीचिंग का, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। डेमो टीचिंग को इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं, आपने पहले बकवास चला गया, इंटरव्यू खराब हो गया, लेकिन डेमो टीचिंग तुम्हारा गजब का चला गया ना, तो इतिहास रच दोगे, याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं डेमो टीचिंग गजब का होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस आपके दिल सर में दिखता है ना पढ़ाते समय। टॉपिक लिखा, लिखते उस टॉपिक की भूमिका ऐसी बनाओ कि शुरुआत की ना आपने तो एक्सपर्ट देखते रह गए, यार ये बंदा पढ़ाता जाए और हम पढ़ते जाए, ये फील आना चाहिए। समझ रहे ना आप, ये फील आना चाहिए। और इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, कौन सा टॉपिक बेहतरीन हो सकता है, किस टॉपिक में मैं
बेटर तरीके से, मतलब कि बोर्ड का भी प्रयोग कर सकता हूं। अभिव्यक्ति गजब की हो सकती है। स्टिमुलस, उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन जाता है ना, बीएड में आपने पढ़ा होगा, किस बिंदु पे मुझे जोर देना है, कहां धीमा होना है। ऐसा नहीं है कि एक आकाशवाणी की तरह, रेडियो रिकॉर्ड की तरह शुरू हो गए आज हम ये पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है। शुरुआत जब आपने की तो एक अलग रिदम था, जब बीच में एक अलग रिदम था, एक लास्ट में जो खत्म कर रहे हैं अलग रिदम था। जी के जाए उसको। डेमो टीचिंग का बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं आपको कैसे क्या करना है। नॉर्मली इंटरव्यू में ऐसे कौन से प्रश्न हैं केवीएस में जो आपको प्रिपेयर करने हैं, जो आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, जिनके लिए आप तैयार हो जाएं कि इन इंटरव्यू में इन प्रश्नों का जवाब बहुत बेहतरीन होना चाहिए। ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पिछले 6-7 दिन में पूरा एनालिसिस किया है कि जो एक बड़ा प्रश्न होता है कि सर इंटरव्यू हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। देखिए वहां नॉर्मली केवीएस में होता है कि इंग्लिश में आपको अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी हिंदी ठीक है, इंग्लिश नॉर्मल सी है, आप मिलाकर काम निकाल सकते हैं। बाइलिंगुअल इंटरव्यू होता है। मान लीजिए एक्सपर्ट, 4 एक्सपर्ट बैठते हैं, नॉर्मली 4 बोर्ड का होता है, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 4 में नॉर्मली एक होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट। एक तो कौन होगा आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, जो आपके सब्जेक्ट संबंधी रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, डेमो टीचिंग वगैरह, या सब्जेक्ट आपने क्यों लिया, इसमें आपका इंटरेस्ट क्या था, ठीक है। दूसरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट या साइकोलॉजी, ठीक है ना, तो साइकोलॉजी से रिलेटेड व्यक्ति हो गया। 2 व्यक्ति जो होते हैं वो दोनों केवीएस, एक केवीएस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है और एक शिक्षाविद होता है, ठीक है ना। तो ये 4 व्यक्ति लगभग होते हैं, कई बार 3 भी हो सकते हैं, बट नॉर्मली 4 लोग होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब जो साइकोलॉजिस्ट होगा, जैसे मान लीजिए मैं एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में बैठा हूं, तो मेरा उद्देश्य केवल आपके नजरिए को चेक करना है, मुझे आपकी पर्सनैलिटी को मूल्यांकन करना है कि आपके इमोशंस क्या हैं, आप कैसे, क्या रियल में आप में पैशन है, आप जो बोल रहे हो और जो दिखा रहे हो क्या रियल में दोनों में संयोजन है कि नहीं है, ठीक है। आपका बैठने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपका आई कांटेक्ट, मतलब एक प्रकार से वो इन्हीं चीजों को नोट करता है कि तुम बनावटी हो कि जो जैसे तुम बोल रहे हो वैसे ही हो। तो उस समय आपको अपना नेचुरल रूप देना है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट केवल आपके सब्जेक्ट रिलेवेंट की रियल में सब्जेक्ट लायक है कि नहीं है। और जो 2 लोग हैं वो आपकी अदर चीजें, वो आपकी करंट से संबंधित चीजें हो सकती हैं। एजुकेशन में आप क्या बेटर योगदान दे सकते हैं, आप जिस पद के लिए आए हैं क्या उस पद के आप योग्य हैं, आप अपने आप को कैसे योग्य मानते हैं, ये नॉर्मली पर्सन होते हैं। तो आपको बेसिक चीजें पहले आपको ये सीखनी है कि आपको एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। एंट्री करने के बाद वो आप जाते ही चेयर पे बैठ जाएंगे, या नॉर्मली आप वो बोलने के बाद बैठेंगे। बैठते समय आपका चेयर पे बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। नॉर्मली होते हैं अपन परेशान तो होते ही हैं, ठीक है ना, और सामने नजरें मिलने नहीं, पता नहीं कौन हो गया, अपने माइंड में होता है कि पता नहीं वो क्या ही लोग हैं, वो जबकि कुछ नहीं है, वो नॉर्मल लोग होते हैं। अपने को लगता है पता नहीं क्या ही है, तो अपन चेयर पे बैठ रहे हैं तो उसको एकदम से जोर से हिला रहे हैं, तो वो गलत इफेक्ट जाता है। आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, मतलब ये मान के चलिए पापा बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, अपने अपने गुरुजी बैठे हैं, बस वही जो अपने को पढ़ा है अपने वही बैठे हैं, उसी एटीट्यूड के साथ जाएं, आराम से चेयर में बैठ रहे हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कई बार होता है कि टेबल सामने रखी है और आप इतने हड़बड़ा रहे हैं कि गिलास पड़ा है, उस गिलास को गिरा दिया, या और कुछ चीजें, एकदम से यूं मुस्कुराते हुए हल्की सी मुस्कान आपके चेहरे पे, कॉन्फिडेंस इसी से आता है। कोई टेंशन में रहते हैं, मुंह सुजा के बैठे रहते, ठीक है ना, नजरें मिलते ही तो और कॉन्फिडेंस डाउन है। अगर सामने वाला मुस्कुरा दिया तो दिमाग खराब हो रहा है, ये क्यों मुस्कुरा रहा है, कोई शर्ट का बटन तो खुला नहीं रह गया और कुछ गड़बड़ तो नहीं है, अपने दिमाग में आता है। जबकि यार वो एंजॉय कर रहे हैं बेचारे, सुबह से शाम तक बैठे हैं, वो इंटरव्यू को एंजॉय कर रहे हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ बैठे हैं। और आपका यदि कॉन्फिडेंस लूज है तो आपको लग रहा है बेटा कुछ ना कुछ फटा हुआ है, मैडम हंस रही है मतलब गड़बड़ है बेटा, ठीक है, कुछ नहीं है। रिलैक्स होकर इंटरव्यू देने जाएं, आराम से बैठे हैं पॉजिटिविटी के साथ। उन्होंने बेसिकली पर्सन आपसे पूछने सवाल किए हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वहां उनके सामने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट सामने होते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आप अपने दिमाग में रख के जाइए, कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी मान लीजिए पढ़ाई के बीच में गैप है तो वहां प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी पढ़ाई 3 शहरों में हुई है तो 3 शहरों में क्यों हुई, इसके रिलेवेंट प्रश्न पूछ सकते हैं। आप 10th में नॉर्मल परसेंटेज से पास हुए हैं जबकि बीए में आपके बहुत गजब की परसेंटेज है, ये रीजन क्या था कि बीए में आपकी आईक्यू बढ़ा था या क्या, कौन सी प्रेरणा थी। तो आपको इन सब प्रश्नों के लिए तैयार रहना है कि मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं आपको बेसिकली जो मैंने चीजें तैयार की हैं कि उनके पास आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी सभी दस्तावेज होते हैं। तो पहला सवाल हो सकता है वो आपके उनसे पूछ लें कि आपकी ग्रेजुएशन यहां से हुई, आपकी 12th यहां से हुई, यहां से क्यों की, आपके पापा कोई सर्विस में थे इस वजह से की, या नॉर्मली इस आपने पब्लिक स्कूल से क्यों की, गवर्नमेंट स्कूल से क्यों नहीं की, आपने खुद केवीएस से क्यों नहीं किया।
ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप मेंटली तैयार रहें कि यार हमारे उस जहां जगह थी वहां तो केवीएस विद्यालय भी था, तो आपने वहां केवीएस से क्यों नहीं किया? आप जबकि केवीएस में पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। क्या अंतर मानते हैं आप केवीएस और बाकी स्कूल में? क्या अंतर मानते हैं केवीएस और पब्लिक स्कूल में आप? तो हर पर्सन के लिए मेंटली तैयार हो जाइए कि ये पर्सन पुटअप किए जा सकते हैं। तो पहली चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आपको क्या करना है, इन पर्सनों की लिस्ट जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल भी दूंगा, आप मेंटली साथ साथ लिख भी सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेवेंट क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं इसके ऊपर मैं डिटेल्ड और बता दूंगा, बट आपको इनके लिए तैयार रहना नहीं। पहला प्रश्न आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इनसे आपको तैयार करना है, कहां से आपकी एजुकेशन हुई है तैयार करना है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न अमूमन केवीएस के इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप के बारे में बताएं। अपने, मान लीजिए उन्होंने इंग्लिश में पूछा है तो आपको इंग्लिश में इतना आना चाहिए, या हिंदी में पूछा तो हिंदी में जवाब दीजिए जिस भाषा में वो पूछ रहे हैं। आप जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो याद रखना कम शब्दों में और बेहतरीन बताना है। वोकेबुलरी आपकी इतनी गजब होनी चाहिए, शब्दों का चयन इतना गजब का कीजिए अगले को लगे एक, मैं सर मैं जो हूं मैंने 10वीं की 12वीं की, अरे ऐसे नहीं, मतलब आप एक अलग तरीके से, सर मैं हिस्ट्री का एक विद्यार्थी हूं, एक मुस्कुराहट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना, अपने बारे में सब कुछ बता दीजिए। 20 सेकंड के अंतर्गत अपनी एक एक चीज, तुम जो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कर रहे हो ना, वो आपकी पूरे इंटरव्यू की दिशा मोड़ सकता है। वहां से हो सकता है 10 मिनट इंटरव्यू उसी पे चल पड़े। आपने उसमें एक हॉबी का जिक्र कर दिया, आप अपने आपको बताया कि सर मैं एक विद्यार्थी हूं इतिहास विषय का, मैं विद्यार्थी हूं साइको विषय का, ठीक है, मैं विद्यार्थी हूं मैथमेटिक्स विषय का, ठीक है, और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ, माता पिता के सपनों को सब, मतलब एक भाषा, वोकेबुलरी ऐसी गजब की। मैं इसके ऊपर एक बेटर क्या हो सकता है मैं आपको बता दूंगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप बेटर क्या बोल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब इस पर्सन को आप तैयार कर लें, ये पर्सन 100% होगा। कम शब्दों में अपने पूरे व्यक्तित्व को दर्शा दीजिए, अगले को लग जाए यार कुछ डिफरेंट आया है। दूसरा पर्सन आपसे हो सकता है। तीसरा पर्सन, आप जहां से आए हैं, जैसे मान लीजिए फेमस चीजें, आप हरियाणा से आए हैं, पानीपत से आए हैं, ठीक है, आप उड़ीसा से आए हैं, ठीक है, आप बिहार वैशाली से आए हैं, याद रखना, ठीक है, आप पाटलिपुत्र से, मतलब कहीं से भी जगह से आए हैं, आप राजस्थान जयपुर से गए हैं आप, ठीक है, जहां से गए आप, शेखावाटी राजस्थान से गए हैं आप, ठीक है, आप बंगाल कोलकाता से आए हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि वो, उनको पता है कि आप यहां से आए हैं, तो वो पूछेंगे कि बताइए आप कोलकाता की ऐसी कोई चीज। अब उसको आपको एजुकेशन से रिलेवेंट करना है। अब कोलकाता की तुम ऐसी चीजें बता दो जो मतलब नहीं है, आप एजुकेशन से रिलेवेंट करके बताओ उस जगह की चीजें, कि मैं जयपुर से गया हूं तो जयपुर की एजुकेशन से रिलेवेंट चीजें, मतलब वहां से आपका पूरा इंटरव्यू चल सकता है। उसको मेंटली तैयार करके जाएं, ठीक है। जब आप बिहार में किसी जगह से गए हैं तो वहां नालंदा से मान लीजिए आप गए हैं, तो आप नालंदा के आसपास नालंदा की उस चीज के ऊपर बताते हैं, वो इंटरव्यू वहां मुड़ सकता है। आप पानीपत से गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए पानीपत का ऐतिहासिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व क्या है, तो वो एजुकेशनल शैक्षिक महत्व क्या है, ये आप मेंटली तैयार होके जाएं कि उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, वो क्यों प्रसिद्ध है, और मुझे क्यों प्राउड है मेरे उस जगह के आने के लिए। बताएं ना आप अपनी चीज की, और एजुकेशन से रिलेवेंट चीजें बताएंगे तो और बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। फिर चौथा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं आपकी हॉबीज को लेकर। हो सकता है आप जब अपने आप को अपने बारे में बता रहे हैं वहीं से हॉबीज का प्रश्न पूछ लें, आपकी हॉबीज क्या है। तो हॉबीज आप हमेशा बनावटी मत बताएं, मैंने बता दिया है, आपने इंटरव्यू सुन लिए यूट्यूब के ऊपर और कहा कि यार उसने ये हॉबीज बताई थी। कई बार हो ना कि आपने दूसरे टीचर का इंटरव्यू देखा और आपको लगा इन्होंने जो हॉबीज बताया मैं वही बता दूंगा, नहीं, आप रियल में क्या हॉबीज रखते हैं वही बताएं। उस हॉबीज के ऊपर 2 मिनट इंटरव्यू चल सकता है। आपने हॉबीज बता दी कि सर मैं, मुझे पुस्तकें पढ़ना बहुत अच्छा, रीडिंग माई हॉबीज है। अब वो रीडिंग पे आएंगे, अच्छा बेटा बताओ अभी हाल में कौन सी किताब पढ़ी है आपने। आप कह दोगे सर मैंने तो बस केवीएस के लिए ये किताबें पढ़ी हैं। बेटा रीडिंग जिसकी हॉबी होगी, यार वो उपन्यास नोवेल पढ़ेगा कोई, ठीक है, कोई तो उपन्यास पढ़ा होगा आपने, कोई साहित्य ऐसा पढ़ा होगा, मतलब आपको इससे 3-4 साहित्य पता होना चाहिए गजब वाले, उनके करेक्टर का पता होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने रीडिंग हॉबीज बता दी, क्रिकेट आपने बताई तो क्रिकेट से रिलेवेंट, ठीक है, आपने टीचिंग बताई, नॉर्मली होना चाहिए कि टीचिंग बतानी चाहिए हमें, कि सर मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, टीचिंग मेरी हॉबीज है। टीचिंग हॉबीज क्यों हुई, ऐसा क्या रीजन था कि टीचिंग हॉबीज हुई। आप टीचिंग को आप नॉर्मली नौकरी नहीं मिलने का चुन रहे हो, और रियल में आपका पैशन है टीचिंग,
तो आप तैयार रहिए उस चीज के लिए कि मुझे उसको बेटर कैसे बताना है कि टीचिंग सर मेरा पैशन है। मैं मेरे पारिवारिक बैकग्राउंड का आप जिक्र कर सकते हो, मैं बहुत प्रभावित हुआ सर, मैं एक स्कूल में गया, उन टीचर्स ने जब बताया तो मुझे लगा कि एक शिक्षक बच्चों की जिंदगी कैसे बदल सकता है। बस ये मेरा उद्देश्य था। इस वजह से मुझे इससे मोहब्बत हो गई और मैंने इसको बहुत अच्छे से कि मैं टीचर ही बनूंगा। तो आपको उस चीज के लिए मेंटली तैयार रहना है। उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है नॉर्मली कि आप इससे पहले कहाँ थे। हो सकता है फर्स्ट तो आपको सर कोई एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो एजुकेशन ले रहा था और पढ़ाई कर रहा था, बाकी मैंने कहीं जॉब किया है, तो आप उसको मेंटेन कीजिए कि सर मैं पहले डीएसएसबी में कार्यरत था या मैं पहले नवोदय में कार्यरत था और वहां मैंने 2 साल काम किया, उसके बाद मैं केवीएस में आ गया, मैं पहले पीआरटी में था और मैं टीजीटी में आ गया। तो आपको पता होना चाहिए। वो पूछेंगे वहां से क्यों आए, वो तो आपका होम टाउन था, अब आपको पूरे भारत में आपको नौकरी करनी पड़ सकती है, आप अपने घर वालों से दूर कैसे रहोगे। मतलब आपको तैयार रहना है कि सर टीचिंग मेरा पैशन है, दूरी मायने नहीं रखती है, मेरा उद्देश्य है भारत की संस्कृति को जानना और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जगह जगह क्षेत्र में बच्चों की सेवा कर पाऊंगा। तो आप अपने आप को इस प्रकार से बताइए ना, जज्बा दिखाइए उसमें। उसमें टेंशन में आ जाए, आपको तो दूर रहना पड़ेगा, आप टेंशन में आ गए, अच्छा सर तो आप घबरा रहे हो, नहीं सर बहुत अच्छा होगा ये तो, भारत की विविध संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा, अलग क्षेत्र को जानने का मौका। तैयार रहिए इन चीजों के लिए। फिर आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप केवीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको केवीएस की कल्चर का पता होना चाहिए। केवीएस कल्चर, केवीएस के बारे में बताइए, फील कीजिए केवीएस के बारे में। सर केवीएस एक ऐसा विद्यालय जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, यहाँ एक ऐसा कल्चर, यहाँ की असेंबली, यहाँ की जो अदर एक्टिविटीज, यहाँ का जो इन्वायरमेंट जो है को करिकुलर एक्टिविटीज का है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, वो बहुत सर प्रेरित करता है। सर हमारे रिलेटिव में एक बच्ची थी, वो पढ़ती थी, मैं उनसे सुनता था कि यार केवीएस क्या, मतलब उनकी असेंबली कितनी गजब की होती है। मतलब उस चीज को बताइए आप कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। एक सर ऑप्शन नहीं था दूसरा, केवीएस की भर्ती आई थी और इसलिए करना चाहता हूं, बाकी तो कोई केवीएस नहीं। केवीएस कल्चर क्या है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसको आपको बताना है, फील करना है, अगले को लगे यार रियल में केवीएस के लिए बच्चा बना है। अच्छे टीचिंग की क्वालिटीज क्या हो सकती है, एक अच्छी टीचिंग किसको मानते हैं, अच्छा टीचर किसको मानते हैं। आपका कोई आइडियल टीचर रहा है, या अच्छा टीचर में आप क्या मानते हो कि ये टीचर में ये 5 बातें होनी चाहिए, इस टीचर में 2 बातें होनी चाहिए। तो आप बताइए कि अच्छे टीचर की विशेषता क्या है। उसको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वो बड़ा व्यवहारिक होना चाहिए, वो एक अच्छा मोटिवेटर होना चाहिए, ठीक है, वो हमेशा बच्चों के साथ बड़ा लोकतांत्रिक होना चाहिए, वो बच्चों को ज्ञान का निर्माण करना सिखाए। मतलब पूरे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ले आओ यहाँ पे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी गजब तरीके से तैयार करके जाओ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके केवीएस को इंटरव्यू को गजब बना देगी। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ बताइए, 5 स्ट्रेंथ बताइए, 5 आपकी माइनस बताइए। तो आप स्ट्रेंथ जब बता रहे हैं कि सर मैं पढ़ाई में अध्ययन में बहुत रुचि रखता हूं, मेरा ध्यान जब पढ़ता हूं तो मैं लगातार पढ़ता हूं, ठीक है, मैं जिस कार्य को ले लेता हूं उसको पूरा कर, जो बता रहे हो ना, वीकनेस जब बता रहे हो तो उसको भी पॉजिटिव वे में बताइए। सर मैं इमोशनल हूं, तो आपकी वीकनेस आप इसको पॉजिटिव में, सर मैं इमोशनल हूं, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे कोई जब कह देता ना कि ये काम करो, तो मैं सर अपने काम को छोड़ देता हूं, फिर उस मतलब इस प्रकार से आप बताइए कि वीकनेस भी पॉजिटिव बन जाए। सर मुझे लोगों की मदद करना, उनके लिए वो, उनके लिए मैं मतलब इस प्रकार से, मतलब अपनी वीकनेस को भी पॉजिटिव में लेके जाइए। तो स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, वीकनेस क्या होनी चाहिए, इनको ऊपर आप तैयार कीजिए। करंट क्वेश्चंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं क्या आप। अच्छा आप कह दो झूठ, हाँ सर पढ़ के आया हूँ, अच्छा बताइए न्यूज़पेपर, हालत खराब, या तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ के आए हो, हाँ क्या न्यूज़ होगी, न्यूज़ पता ही होती है, 2-4 न्यूज़ तो हमेशा रहती हैं, वो बता दीजिए कि सर आज ये था, प्रधानमंत्री मोदी जी, मतलब 2 दिन पहले की न्यूज की बताने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपने परसों का अखबार पढ़ा तो भी कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि आपकी उसकी एक हेडलाइन याद थी और आपने बता दिया। एक, या तो क्लियर बोल दो, नो बोलना इंटरव्यू खराब नहीं होता है, झूठ बोलना खराब हो जाता है। जानते नहीं हो फिर फालतू में कर रहे हो, कोई 20% में से 10% गलत बता दिए, कोई मतलब आंसर नहीं दिया, कोई गलत नहीं है, गलत दे दिए वो नेगेटिव है। सॉरी मैं नहीं जानता, न्यूज़पेपर पढ़ा बेटा, सॉरी मैम मैं टाइम नहीं दे पाया, मुझे मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे बेटा। पढ़ा है मैडम, अच्छा बताओ क्या था आज, वो मैडम याद नहीं है बेटा, न्यूज़पेपर आज पढ़ा है और याद नहीं है, क्या केवीएस में टीचर बन के पढ़ाओगे। कॉन्फिडेंस, समझ रहे हैं आप, नो बोलिए नहीं पढ़ा है, सॉरी मैडम।
ठीक है ना। अच्छा, ये बताइए, आज G20 सम्मेलन चर्चित रहा है अभी राष्ट्र भारत में, कहाँ हुआ था अभी? अच्छा, एजुकेशन में बहुत सारे आयोग आए, कमिटियां आई। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिफरेंट क्यों मानते हो? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसी क्या है? तो करंट संबंधी जो भी इश्यूज हैं, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है या जो भी इश्यूज चल रहे हैं, पाकिस्तान वगैरह की हालत खराब है, इकोनॉमिक वगैरह की चीजें जो चर्चित हैं, उनको आप तैयार कीजिए। करंट हमेशा से पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। जो भी सम्मेलन हुए हैं, मूल्यांकन के ऊपर अमूमन केवीएस में 2% बहुत बार पूछे गए हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। ठीक है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, और योगात्मक मूल्यांकन क्या है। तो फॉर्मेटिव और योगात्मक मूल्यांकन में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीईआरटी बुक्स, इंटरव्यू के लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, और एनसीईआरटी बुक्स से रिलेवेंट आपको कोई बुक्स पूछ सकते हैं, बुक्स से ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स को एक बार रीडिंग कर लें, यदि आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनके नाम भी होने चाहिए। इंटरव्यू के लिए केवल एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, जो मैंने लिखा है इसमें, केवल एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है। लैंग्वेज टीचर, जैसे हिंदी इंग्लिश वाला बच्चा है तो उसको पोइम जरूर याद होनी चाहिए, और बहुत लय के साथ गाना है। जब पोइम आपको याद हो, बहुत लय के साथ गाना है, अभ्यास कर लीजिएगा। तो पोइम याद रखनी है, लय सुर से पढ़ाना है। और जो पीआरटी वाले बच्चे हैं उनको तो आना भी चाहिए, याद रखना ही। वो देखना चाहता है कैसे आप बोलोगे, पोइम के सुनाओगे। ठीक है। टीचिंग क्या है, टीचिंग, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए। टीचिंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इफेक्टिव टीचिंग? टीचिंग का मीन क्या है? लर्निंग क्या है? अधिगम किसको बोलेंगे आप? होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत चर्चित है, क्या है? कि 360 डिग्री मूल्यांकन बहुत चर्चित है, क्या है ऐसा? तो ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। आप प्रशासक क्यों नहीं बनना चाहते, टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं? तो आपका वहां पॉजिटिव व्यू होना चाहिए कि मैं टीचर क्यों बनना चाहता हूं। तो स्कूल तैयार कीजिए। आप ऐसे अप्लाइड पर्सन बहुत बार पूछेंगे, एक क्लास में आपका शर्मीला बच्चा है, आप उसको हैंडल कैसे करेंगे? क्लास में केवीएस में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं। दो बच्चे वीक हैं, वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में ऐसा क्या करेंगे कि वो बच्चे अच्छा पढ़ना शुरू कर दें? बच्चा होमवर्क नहीं करके लाया, आप क्या करेंगे? बच्चे ने क्लास में अनुशासनहीनता कर दी। ऐसे 2 से 3 प्रश्न आएंगे आपके सामने। डिसिप्लिन तोड़ दिया, आप क्या करेंगे? आग बबूला हो जाएंगे? नहीं। आप प्रेम से, मतलब साइकोलॉजिकली व्यवहार होते देना है। बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्या करेंगे? पेरेंट्स को बुलाएंगे? नहीं। मैं उसके बारे में जानूंगी कि वो बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका पिछला रिकॉर्ड देखूंगी, उस रिकॉर्ड के आधार पे मैं देखूंगी कि क्या कमियां रही हैं, क्या चीजें बेटर हो सकती हैं। मतलब रिमीडियल के बारे में बात करें आप, ऐसे पर्सन जब पूछ जाते हैं। रिमीडियल क्लिनिकल टीचिंग की बात करें, कारणों का पता लगाकर समाधान करना है। तो अप्लाइड बिहेवियर संबंधी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके लिए मेंटली तैयार होना है। पीआरटी में जो पर्सन पूछ जाते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग वगैरह लिखाते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में पीआरटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है ना। और एक दो बुक्स जो आपने पढ़ी हैं, उन बुक्स के लेखक, उन बुक्स की क्या पॉजिटिव चीजें हैं, वो आपको याद रखनी है। आपकी कोई आइडियल वगैरह आपसे पर्सन पूछ सकता है, ठीक है। ये चीजें हैं जो स्पेशली बेसिक प्रश्न है, जो पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी बात की, याद रखना, ठीक है। व्यवहारगत प्रश्न मैंने बता दिया, डिसिप्लिन वाला, अच्छा नहीं कर पा रहा है क्या करोगे, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है क्या करोगे, बच्चा डिमोटिवेट फील कर रहा है, क्या करेंगे आप? बच्चे की एंजाइटी हो रही है परीक्षा, आजकल बच्चे सुसाइड बहुत कर रहे हैं, आप क्या करेंगे कि बच्चे सुसाइड करना बंद कर दें? आप इसके लिए बताओ टीचर क्या कर सकते हैं? तो ये आपको तैयार रहना कि मैं क्या करूंगा। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब ढूंढिए, या मैं बताऊंगा इनके क्या जवाब हो सकते हैं, ठीक है। अब डेमो टीचिंग की जब बात करें, डेमो का बड़ा रोल है। मैंने कहा डेमो में आप अपने टॉपिक चुन लीजिए। या तो हो सकता है कि वो देंगे आपको कि बताइए, ये टॉपिक पढ़ा रहा है आपको, रामानुजन पढ़ाना, इतिहास में कोई भी टॉपिक दे दिया, इंग्लिश हिंदी में कोई पोएम दे दी, ठीक है, कोई चैप्टर दे दिया। या हो सकता है आपको कहेंगे बेटा तेरे जो पसंद आता है वो टॉपिक पढ़ा हुआ। तो आपको डेमो में 5-4 बातें याद रखनी है। टॉपिक पे आपकी कमांड होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना है, आई कॉन्टेक्ट आपका सामने होना चाहिए कि वो स्टूडेंट है, वो एक्सपर्ट नहीं है, वो स्टूडेंट है, और उनको आपको पढ़ाना है, अपने आप को झोंकना है उस विषय में, ठीक है ना। 5 मिनट लिखने का तरीका आपका, और उसके बाद नहीं कि हाथ यूं बांध के खड़े हो जाओ, नहीं, हाथ खुलने चाहिए डेमो टीचिंग में, एकदम से यूं आना चाहिए कि आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा की मैं बात कर रहा हूं, जिस योद्धा ने हमें बताया। तो एक लहजा आपका ऐसा होना चाहिए कि ऐसा मजा आ जाए, यार क्या पढ़ा रहा है, पहले फील आना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक को आप चूज करें। पढ़ाते समय ऐसा लगे बोर्ड का इस्तेमाल भी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि यार वो फील ही कर रहे हैं, यार ये पढ़ाता जाए और हम पढ़ते जाएं, दिल जीत लोगे, अगले का नंबर कट ही नहीं पाएंगे साहब। तो डेमो टीचिंग में कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, विषय जो आपने चुना है या जो विषय दिया गया है और विषय दे दिया तो घबराना नहीं, सर मैं तो तैयारी नहीं करके आया, कोई बात नहीं है। विषय आपने लिखा, और लिखने के बाद जो 2-4 लाइन तो ऐसी होती हैं जो किसी भी विषय में जोड़ सकते हो, आपको स्किल होना चाहिए।
आंसू भाषण में होता है ना, वैसे ये पता होना चाहिए, कर सकते हो आप। तो ये थोड़ा सा स्किल अपने अंदर डेवलप कीजिए। केवीएस का इंटरव्यू बहुत शानदार होगा, याद रखना, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि देव सिंह सर मदद कर सकते हैं तो कर दूंगा, याद रखना इंटरव्यू हमेशा शानदार गया है मेरा, और मैंने जिन बच्चों को गाइड किया उनका इंटरव्यू कभी खराब नहीं हुआ, ये मुझे पता है, ठीक है। तो डेमो टीचिंग और ये बेसिक जो पर्सन है उनको प्रिपेयर कर लीजिए। मैं इन प्रश्नों की लिस्ट डाल भी दूंगा और कोशिश करूंगा कि इन प्रश्नों के बेहतरीन आंसर और क्या हो सकते हैं, जो नई चीजें मुझे मिलेंगी वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो केवीएस का रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, याद रखना, और जल्दी ये इंटरव्यू शेड्यूल डाल देंगे क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस है। तो बिना इंतजार किए अपने आप को तैयार कीजिए इस चीज के लिए, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। दो चार कहीं डेमो अच्छी जगह देना चाहें तो दे लें, मॉक इंटरव्यू वगैरह देना चाहें तो दे लें, घर पे अभ्यास कर सकते हैं। मैंने कभी प्रिपरेशन नहीं की, खुद किया है, कॉन्फिडेंस था कि बेटर करूंगा, ये चीजें ऐसे होती हैं, ऐसे करना है। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए, बहुत बेटर इंटरव्यू होगा। आप सभी को, केवीएस वाले बच्चे और जो भी भविष्य में इंटरव्यू देंगे उन सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।